बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम मस्ती में चल रहा है, पढ़ाई लिखाई चल रही है। चलिए, क्या आपने पिछला लेक्चर देख लिया है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन 17th, जिसमें हम लोग हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल देखे थे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एंड स्क्रीन पर वीडियो और आई बटन में लिंक दे दी जाएगी, देखिए आ गए होंगे। तो चलिए, प्रारंभ करने से पहले मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला AK मेहता या JL साइंस का मिशन ह्यूमन रिप्रोडक्शन 18th लेक्चर के साथ। लेकिन प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर समाप्त हो चुकी थे। अब हम लोग इंटरनल एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। पहले तक जो हम लोग जाने थे वो स्ट्रक्चर और कुछ रिप्रोडक्टिव साइकिल वगैरह के बारे में, ठीक। अब हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत देखेंगे। एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना पड़ता है, पहले लिस्ट बना लेते हैं क्या क्या पढ़ें इसमें हम लोग। तो पहला जो होता है वो गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस कैसे? तो गेमिट दो प्रकार के, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। तो मेल गेमिट को स्पर्म कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा फीमेल गेमिट। फीमेल गेमिट को क्या कहते हैं? ओवम। इसको ऊजेनेसिस कहते हैं, ऊजेनेसिस। जब ऊजेनेसिस हो गया तो अब आएगा ट्रांसफर ऑफ गेमिट। ट्रांसफर ऑफ गेमिट का स्थानांतरण। तो इसमें क्या होता है कि मेल गेमिट जो होते हैं, मेल गेमिट की यदि बात करें, माने स्पर्म, मेल गेमिट माने स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, एंड फीमेल गेमिट जिसको ओवम कहते हैं वो नन मोटाइल होते हैं, नन मोटाइल होते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि कौन सा गेमिट निकलेगा, कौन सा गेमिट स्थानांतरित होगा। तो मेल गेमिट मीन्स स्पर्म क्या होता है? स्थानांतरित होता है। फीमेल गेमिट बॉडी के अंदर ही फीमेल बॉडी में रहता है, जबकि मेल गेमिट मेल बॉडी से निकल करके फीमेल बॉडी में जाते हैं। दूसरी घटना। तीसरी घटना क्या आती है इसके अंतर्गत? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? सिंगेमी ऑफ मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट। इसके बाद क्या शुरू होता है? क्लीवेज। क्लीवेज मीन्स विखंडन। क्लीवेज के बाद क्या आता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद क्या आता है? ऑर्गेनोलाइजेशन माने गैस्ट्रेशन। ऑर्गेनोलाइजेशन इसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रेशन। गैस्ट्रेशन के बाद क्या होगा? गैस्ट्रेशन, उसके बाद पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है? तो चाइल्ड बर्थ।
इतने कुछ इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? पहले गैमेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होगा। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ये तो एक लाइन की कहानी है कि मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, जो मेल गैमेट मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में स्थानांतरित होता है, ये तो कोई खास चीज आई नहीं। फर्टिलाइजेशन, ये भी कोई खास चीज नहीं है, पहले भी देख चुके हैं हम लोग कि मेल गैमेट तथा फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो जायगोट बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ आवश्यक माध्यम होते हैं, तरल माध्यम वगैरह वगैरह की आवश्यकता होती है। फिर क्लीवेज, मतलब कि जायगोट में जो विखंडन होता है, जायगोट में जो विखंडन होता है, माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो थोड़ा रैपिडली होता है, मतलब फास्ट होता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। मतलब रैपिड माइटोटिक डिवीजन, मतलब रैपिड तीव्र समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। क्लियर? उसके बाद आ जाती है एम्ब्रियोजेनेसिस। जैसे ही जायगोट में क्या होता है कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल होते हैं, दैट मीन्स उसको एम्ब्रियो कहते हैं। और सेल का क्या होता है? अरेंजमेंट, सेल का अरेंजमेंट हो जाता है तो उसको एम्ब्रियोजेनेसिस। उसके बाद ऑर्गेनोलाइजेशन हो जाता है, जैसे गैस्ट्रेशन, इसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रेशन कहते हैं। तो ऑर्गेन का बनना, अब जैसे हम माँ के गर्भ में होते हैं तो ऐसे नहीं तो हमारी हड्डी हो जाती है, हमारी हर्ट हो जाते हैं, हमारे लीवर हो जाते हैं, हमारे आँख कान मुंह नाक हो जाते हैं, इस पर बाल उगने लगते हैं शरीर पर, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अलग अलग अवधि में, जैसे गेस्टेशन पीरियड जो होता है लगभग 288, 286, 282, ऐसे अलग अलग 266, ऐसे अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दी गई है, पर ये एवरेज लेकर के चला जाता है। तो उसी मतलब मान लिया जाए कि 9 से 10 महीना जो हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं, तो उस अवधि में अलग अलग पीरियड में हमारे अलग अलग ऑर्गेन बनते हैं, अलग अलग पीरियड में अलग अलग ऑर्गेन बनते हैं, दैट मीन्स ऑर्गेनोलाइजेशन या गैस्ट्रेशन कहते हैं। उसके बाद जब वो सारी चीज बन करके कंप्लीट हो जाता है, हम पूर्ण हो जाते हैं, तब होती है पार्चुरेशन मीन्स चाइल्ड बर्थ। तो उसके बाद क्या होते हैं? बच्चे की जन्म होती है। तो बात समझ में आ गई हो? तो इसको आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। हम लोग गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं फटाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वाह क्या गिनती हो रही है। मिटा दें? चलिए। जाने कैसे कब हर कहाँ ला 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 चलिए, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या लिखेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्म बनने की प्रक्रिया, स्पर्म बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्म बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। होता कहाँ है? तो देखिए, टेस्टिस होता है। टेस्टिस में क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं? लाइनिंग ऑफ जर्मिनल इपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ जर्मिनल इपिथेलियम। लाइनिंग ऑफ जर्मिनल इपिथेलियम के बाद क्या आता है इसमें? वहां से बनता है स्पर्म मदर सेल। स्पर्म मदर सेल में उसके बाद oogonia,
स्पर्मेटोगोनिया, ओगोनिया नहीं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आता है इधर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद इसमें अलग अलग घटना होती है, घटना को लिखेंगे अलग पेन से दर्शाएंगे ब्लू कलर से। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आता है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड के बाद आता है स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। देखिए कहाँ कहाँ क्या होता है, ये हार्मोनल एक्टिविटी भी है। टेस्टिकुलर सेल के जर्मिनल एपिथेलियम में ये होता है डिप्लॉयड 2n। स्पर्म मदर सेल से क्या बनता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से क्या होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होता है, अब यहाँ से देखेंगे स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बनता है तो यहाँ पर होता है मियोसिस की घटना। मियोसिस फर्स्ट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब जाता है तो यहां पर होता है माइटोसिस की घटना, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड। तो यहीं से ये हैप्लॉइड इधर से यहां से ऊपर जो होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं डिप्लॉइड, माने 2n होते हैं। और यहां से नीचे ये सब के सब क्या होते हैं इधर की ओर हैप्लोइड। हैप्लोइड बोले तो n। तो यहां से देखिए मियोसिस जहां पर हुई है उससे ऊपर सारे के सारे डिप्लॉइड। मियोसिस जहां से हुए हैं उसके नीचे सारे के सारे क्या हैं हैप्लोइड। स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनता है यहाँ पर एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। अब चाहे तो इसको भाषा में भी लिख सकते हैं और ना चाहे तो भाषा में उतने लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आप इसको रेड डायग्राम को आप नोट कीजिए, फटाक से गिनती करना प्रारंभ कर दें, फटाक से नोट कीजिए इसको। चलिए नोट कर लिए होंगे। तो जब आप नोट कर लिए हैं तो देखते हैं क्या क्या होता है। मिटा दें इनको, मिटा दें, चलिए रहने देते हैं। मैं कुछ बोल रहा हूं आप सुनिए और सुन करके लिखते जाइए धीरे धीरे। लिखो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया 14 से 16 वर्ष की आयु में, 14 से 16 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है। नेक्स्ट पॉइंट में स्पर्मेटोजेनेसिस की संपूर्ण प्रक्रिया हार्मोन्स के प्रभाव में होता है, हार्मोन्स के प्रभाव में होता है। नेक्स्ट पॉइंट में स्पर्मेटोजेनेसिस
स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। बाकी ये सब याद रखने के लिए है, क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रक्रिया है, कितने कितने फेज में होते हैं, ये सारे चीज को अलग अलग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखें, संपूर्ण स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में, संपूर्ण स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में लगभग 64 दिन लग जाते हैं। लगभग कितने दिन? 64 दिन लग जाते हैं। यहां तक तो आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पर्म की क्या कहते हैं, हार्मोन्स की जानकारी बाद में आपको देंगे, पहले इसको लिख लीजिए। इसको मिटा रहे हैं, यदि नहीं अभी तक नोट नहीं किया था वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उसके बाद लिखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया निम्नलिखित चार फेज में संपन्न होती है। निम्नलिखित 4 फेज में संपन्न होती है। नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन फेज। स्पेलिंग आ जाएगा लिखने के लिए, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा नंबर, ग्रोथ फेज, GROWTH, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज। तीसरा नंबर, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। चौथा और अंतिम नंबर, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज और स्पर्मियोजेनेसिस। कौन कौन सा फेज हुआ? मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा आया ग्रोथ फेज, उसके बाद मैच्योरेशन फेज, उसके बाद परिपक्व फेज ना। मैच्योरेशन फेज के बाद वहां पर देखिए स्पर्मियो, MIO, मैच्योरेशन फेज। 5वां नंबर स्पर्मियो, हाँ MIO, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस 1, 2, 3, 4 फेज में संपन्न होते हैं। पहला नंबर हेडिंग डालिए, मल्टीप्लिकेशन फेज। मैं बोल करके आज लिखा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन फेज, क्योंकि बिजली की कोई लिमिटेशन नहीं है और ऐसे करके कटिंग फटिंग चलता रहा तो चलते रह जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन फेज, हेडिंग डाल दिया मल्टीप्लिकेशन फेज। चलिए, यदि आपने हेडिंग डाल दिए है मल्टीप्लिकेशन फेज तो अच्छी बात है।
तो मल्टीप्लिकेशन फेज। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन फेज में मतलब माइटोटिक डिवीजन होता है। मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोटिक डिवीजन होकर के स्पर्मेटोगोनिया बनता है। इसको मिटा दें, मिटाते चले, नोट कर लिए हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज और स्पर्मियोजेनेसिस फेज। जहां आपको दिखाई दे वहीं मैं काम करूंगा, जो आपको दिखाई दे दे। तब इसमें होता क्या है कि वहां से शुरू कीजिए। स्पर्मेटोगोनिया में स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल से स्पर्मेटोगोनिया। तो क्या कहेंगे यहां पर मल्टीप्लिकेशन फेज में लिखो, इस फेज में स्पर्म मदर सेल समसूत्री विभाजन कोष्ठ में आप लिखेंगे, कोष्ठ में आपको लिखना है माइटोसिस। समसूत्री विभाजन कोष्ठ में क्या लिखेंगे? माइटोसिस, MITOSIS, माइटोसिस समसूत्री विभाजन माना माइटोसिस के द्वारा कई डॉटर सेल बनाते हैं, कई डॉटर सेल उत्पन्न करते हैं, कई डॉटर सेल उत्पन्न करते हैं, कई डॉटर सेल उत्पन्न करते हैं, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जिसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब देखिए इसको फिगर में देखते हैं। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन खत्म, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन खत्म। जैसे मान लिया जाए कि ये एक सेल लेते हैं, या एक सेल है, इसको कहते हैं स्पर्म मदर सेल। इस स्पर्म मदर सेल में क्या हुआ कि माइटोसिस डिवीजन हुआ। कौन से डिवीजन? माइटोसिस डिवीजन हुआ। इससे माइटोसिस डिवीजन से क्या हुआ कि 2, फिर इसमें हुआ 2, मतलब माइटोसिस डिवीजन होते गया। यहां से यहां तक क्या कहलाया? मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। ये तो स्पर्म मदर सेल कहलाया। और ये जो सबसे लास्ट में बन करके आया है, ये सब जो से लास्ट में बन करके आया है, इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या कहते हैं इसको? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अभी तक ये 2n ही है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है। अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की n उन में मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड में कोई परिवर्तन नहीं हुई है। क्या आप फ्रेश दिख रहे हैं? हाँ, फ्रेश दिखाई दे रही है। तो अभी तक ये 2n है, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके बाद आता है ग्रोथ फेज। कौन सी फेज? तो हेडिंग डाल दीजिए ग्रोथ फेज, हेडिंग डाल दीजिए ग्रोथ फेज। आपको ये बाद में बनाना है, सबसे लास्ट में। हेडिंग डाल दीजिए ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज लिखिए। इस फेज में स्पर्मेटोगोनिया, इस फेज में स्पर्मेटोगोनिया
पोषक पदार्थ, स्पर्मेटोगोनिया पोषक पदार्थ ग्रहण कर अपने आकार को बढ़ा लेता है, अपने आकार को बढ़ा लेता है, अपने आकार को बढ़ा लेता है, जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। लिख लिए? चलिए अब इनमें से एक को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये यहां से ये बढ़ रहा है, आगे जैसे जाएगा ये अपने आकार को बढ़ा लेगा। ये एक को बना है, यहां से यहां क्या कहलाएगा, ग्रोथ फेज। ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया अपना ज्यादा खाया पिया एकदम मोटा गया, पूरा ज्यादा खाया पिया एकदम क्या हो गया, मोटा गया, मोटा करके एकदम लंबा चौड़ा हो गया। लंबा चौड़ा जब बन गया तो इसको क्या कह दिए हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब तक में कितने फेज देखे, मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज। अब तीसरा आता है फेज ऑफ मैच्योरेशन, नहीं या मैच्योरेशन फेज। तो तीसरा नंबर हेडिंग देंगे मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। क्या लिखें, मैच्योरेशन फेज। लिखिए, यह मतलब मैच्योरेशन फेज के बारे में, यह अन्य फेज से, अन्य अवस्था से, अन्य फेज से लंबे अवधि के होते हैं, लंबे अवधि के होते हैं, जिसमें दो बार मियोसिस का स्पेलिंग देख लीजिए, MEIOSIS, जिसमें दो बार मियोसिस मियोसिस सेल डिवीजन, जिसमें दो बार मियोसिस सेल डिवीजन होता है। नीचे एरो देख करके, प्रथम मियोसिस को फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन तथा मियोसिस सेकेंड को सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कहते हैं। सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कहते हैं। सेकेंड मैच्योर, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। लिख रहे हो जी, छूटता नहीं ना है।
चलिए कैसे छूटेगा, स्थिर से बोल रहे तो छूट कैसे सकता है, ढेर होशियार बनते हो, नहीं छूटता होगा। चलो तो क्या लिखे हैं, सेकेंड मैच्योरेशन, नेक्स्ट पॉइंट में, सेकेंड मैच्योरेशन के फलस्वरूप प्राप्त सेल को एस्पर्मेटिड कहते हैं, एस्पर्मेटिड कहते हैं। तो इसको मिटा दें, अब इसमें डिवीजन करना, मिटा देंगे इसको। तो चलिए तब इसमें क्या करना है, ये होगा 2 सेल बनेगा, 2 सेल बनेगा। क्या हुआ यहां पर, मियोसिस फर्स्ट जैसे हुआ ये तक तो अभी तक 2n था, ये हो गया n, क्योंकि क्या हुआ है, मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। इसको कहते हैं फर्स्ट मैच्योरेशन, फर्स्ट मैच्योरेशन। अब इनमें से किसी एक को लेते हैं या दोनों को ले लीजिए, मेरा क्या जाता है। अब यहां पर एगो सेल बनेगा, फिर एगो सेल बनेगा, फिर एगो सेल बनेगा, फिर एगो सेल बनेगा, इसको कहते हैं मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड। इसको कुल मिलाकर के कहते हैं सेकेंड मैच्योरेशन, सेकेंड मैच्योरेशन। दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। और अंतिम सेल जो बना इसको एस्पर्मेटिड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एस्पर्मेटिड। अभी ये एस्पर्म नहीं बना है, अभी ये क्या है, एस्पर्मेटिड है। एक प्रोसेस होना तो बाकी है जिसका नाम है एस्पर्मियोजेनेसिस, ये एस्पर्मेटिड बना है। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड को देखिएगा तो पहला मल्टीप्लिकेशन फेज है, दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा मैच्योरेशन फेज। अब एस्पर्मियोजेनेसिस, अब एस्पर्मेटिड से एस्पर्मियोजेनेसिस जो बनेगा उसको कहेंगे एस्पर्म। अब प्रोसेस कहलाएगा एस्पर्मियोजेनेसिस। अब इसको एक बार आप नीचे में छाप लीजिए, मैच्योरेशन फेज तक लिख लिए हैं, अब इसको एक बार नीचे में छाप लीजिए और चलते हैं एस्पर्मेटिड से एस्पर्म की ओर, एस्पर्मेटिड से एस्पर्म की ओर। तो फटाफट नोट कीजिए, इसको फटाफट नोट करेंगे, नोट कर लिए, चलिए जब कर लिए हैं नोट तो अच्छी बात है। और इन्हीं के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे विदा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चूंकि ये कहानी यहां पर खत्म हो गई, अब एस्पर्म की कहानी होगी। किसकी कहानी, एस्पर्म की कहानी होगी। अब देखिएगा कि एस्पर्मेटिड से एस्पर्म कैसे बनता है, तो वहां पर प्रोसेस लिखेंगे, चैप्टर का नाम होगा एस्पर्म, जिसमें एस्पर्मेटिड से एस्पर्म को बनाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एस्पर्म देखेंगे और हार्मोन कंट्रोल ऑफ एस्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब 3 पार्ट को वहां पर हम लोग कवर करेंगे। तो थोड़ी लाइन इधर उधर, बिजली इधर उधर जा रही है आ रही, इसलिए थोड़ा मन उचट जाता है ना, तो इसको नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। तो अब हम लेना चाहेंगे आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, सुखी रहें, घरे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।